गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 12 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम उन्हीं करंट अफेयर से रिलेटेड करंट अफेयर के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जो यूपीएससी के सिलेबस के साथ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे या रिलेवेंस रखते होंगे। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया है मैंने आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए, उसका ज़रा जवाब दे दीजिए। ये सवाल जो है ये है कल की न्यूज़पेपर वीडियो से। कल मैंने आप लोगों को हाई सी ट्रिटी पढ़ाई थी काफ़ी डिटेल में जाकर, काफ़ी अच्छे से, और उसके हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम के ऊपर जो है शेयर कर दिए गए थे। तो अगर आप लोगों ने एक बार भी उसको पढ़ा हुआ तो आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। फिलहाल आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन अग्रीमेंट के बारे में। बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे ये क्या है क्या नहीं है। अगर किसी को फिर भी कोई नया इसको देख रहा है और लगता है कि उनको समझना है तो वो कल वाली वीडियो ज़रा जाकर सुन सकते हैं एक बारी में। अभी के लिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं जो कि कह रही है इट इज़ एन अग्रीमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये UNFCCC के अंदर में आता है, जिसके अंदर मरीन जो कि समुद्री बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एरियाज़ हैं, और जो नेशनल जुरिस्डिक्शन कितने होते हैं नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर 200 नॉटिकल माइल, यानी 200 नॉटिकल माइल लगभग 307 किलोमीटर से जो बाहर का यहाँ पर समुद्र आता है और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज डिजिग्नेटेड बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द BBNJ एग्रीमेंट इन इंडिया। जल्दी से बता दीजिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर मैं आप लोगों को आंसर बताऊं तो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों होगा ऑप्शन बी? क्योंकि यहीं पे जो है गलती हो जाती है। मैंने आप लोगों को कल अच्छे से बताया था कि ये आता है UN क्लॉज के अंदर। UN क्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, यानी पहले से ये बना रखे हैं, यानी कि कानून जो है समुद्र के ऊपर वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो होगा वो आएगा कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी के अंडर में, ना कि UNFCCC के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? रेक्टिफाई करने वाले हैं। इंडिया इसको लागू करेगा, जिसके साथ ही लीगली हम जो ये ट्रीटी होगी उसके अंदर आ जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। उसके जो जो भी क्राइटेरिया हैं, जो जो भी उसमें बातें लिखी गई हैं उनको मानने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक और बात ये है कि अगर आपको ये जो PPT है ये या फिर हैंड रिटन नोट्स वगैरह PDF के फॉर्म में चाहिए हैं न्यूज़पेपर के, या जो मेन सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने होते हैं उनके, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिलेगा, या फिर डायरेक्टली भी आप इस हैंडल से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि पहला ही जो हमारा आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो GS पेपर 1 में, उसके अलावा GS पेपर 2 के अंदर आप इसको एज ए रेफरेंस की तरह, एग्जाम्पल की तरह दे सकते हैं। और तीसरा आप जो ऐसे का पेपर होता है उसमें भी इसको लिख सकते हैं। साथ ही में इथिक्स का पेपर है GS पेपर 4 में, वहाँ पर भी इसका जो एनेक्डोट है वो दिया जा सकता है। क्या है आर्टिकल, चलिए समझते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के अंदर 3 जो ट्रांसजेंडर हैं वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर लगने वाले हैं। तो यही स्टेटमेंट है। देखिए जो पहली यहाँ पर है, जैसे कि मानवी मधु कश्यप, इन सब लोगों ने एक एग्ज़ाम दिया था BPSSSC का। ये क्या है? BPSSC का मतलब होता है बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन। इसके अंदर इन लोगों ने जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह थी वो सब कंप्लीट किया, एलिजिबिलिटी को कंप्लीट किया, एग्ज़ाम के मार्क्स को पास किया, और बिहार पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिसमें इस एग्ज़ाम के अंदर 3 जो ट्रांसजेंडर हैं वो एज अ सब इंस्पेक्टर की तरह यहाँ पर काम करेंगे। सोशल जस्टिस के बिहाफ पे देखें तो बहुत ही अच्छा ये परिणाम हम बोल सकते हैं कि हाँ अच्छी बात है। एक ऐसा तबका हमारे समाज का जो कि हमेशा समाज के अंदर नीचे की तरफ रखा गया, जिनको भीख मांगने के ऊपर मजबूर किया गया, तो वो आज बढ़कर दिखा रहे हैं कि वो भी इंसान है, और वो भी बेशक सोशल जस्टिस के अंदर, सामाजिक न्याय के अंदर अगर उनको मौका मिलता है सही तरीके से तो वो बिल्कुल जो भी उनके सामने यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह होंगी, एग्ज़ाम्स वगैरह होंगी, उनको क्लियर कर सकती हैं। ऐसे ही और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं डॉक्टर वगैरह के भी, तो आप इसको अपने एक पेपर के लिए याद रख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है हैनिबल डायरेक्टिव्स। अब ये बस देखिए, एक तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये चीज़ है क्या। दूसरा, ये GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज इसकी और कहीं पे इंपॉर्टेंस है नहीं। समझते हैं ये हैनिबल डॉक्ट्रिन जो है वो एक्चुअली में क्या बात कर रही है। देखिए, हमास का अटैक आप लोगों को याद है, हमास और इजराइल का जो लगातार युद्ध हो रहा है, उससे तो हम लोगों को आराम से पता है कि 7 अक्टूबर को वो युद्ध जो
जो है वो शुरू हुआ था। कारण क्या था? क्योंकि गाज़ा के अंदर एक हमास नाम का ग्रुप था। अब उस हमास नाम के ग्रुप ने क्या किया कि इज़राइल के अंदर 7 अक्टूबर के अंदर घुसा, वहाँ के लगभग 250 लोगों को अबडक्ट किया, किडनैप किया और कुछ लोगों की मौत भी हुई इस झपट के अंदर और उनको गाज़ा के अंदर ले गया। अब इज़राइल और गाज़ा का हमें पता है, एक तरफ जो है फ़िलिस्तीनी लोग हैं, दूसरी तरफ यहूदी लोग हैं, ज्यूज़ पीपल हैं, और लगभग उनका जो पूरा का पूरा झगड़ा है वो है लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर झगड़ा है। कह रहे हैं, यहूदी कह रहे हैं कि ये जो जेरूसलेम है और जो इज़राइल है वो हमारी ज़मीन है। फ़िलिस्तीनी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारी है। तो पैलेस्टाइनी के लोग जो हैं वो अपना एक अलग से पूरा का पूरा जो उनका बोल सकते हैं मूवमेंट वो चला रहे हैं कि उनकी जो ज़मीन है उसके ऊपर इज़राइल ने कब्जा कर लिया। कब कर लिया? 1947 में ही कर लिया था। ब्रिटेन के थ्रू जब ये पहले कॉलोनी होता था तो ब्रिटेन ने जो जगह थी वो जूस को वापस दे दी थी। अब ये हिस्ट्री है। अब आते हैं हैनिबल डॉक्ट्रिन। क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी देखिए क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है इस युद्ध में। ऑलमोस्ट 1,86,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गाज़ा के अंदर थे, जिनमें औरतें, बच्चे सब आते थे, जिनकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है। और घायल कितने हुए हैं वो तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा ये अमाउंट ऑफ नंबर है। 9 महीने के अंदर अंदर इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। मिलियंस ऑफ जो लोग हैं वहाँ पर वो उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है। कोई इजिप्ट की तरफ अपनी जान बचाने को भाग रहा है, रफ़ा बॉर्डर की तरफ, कोई सूडान में जाना चाहता है, कोई जॉर्डन में जाना चाहता है। तो ये सब करना चाहते हैं लोग, लेकिन भागे तो उस जगह से भागे कैसे? बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, किसी का घर बचा ही नहीं है। अभी रिसेंटली एक जो हॉस्पिटल था उसके ऊपर इज़राइल की तरफ से एक एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें जो कैंसर पेशेंट छोटे बच्चे होते हैं उनकी 27 लोगों की डेथ हो गई। तो लगातार ये स्थिति जो है बनी हुई है। और इसी में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है हैनिबल का, जिसका मतलब ही है कि कोई भी सोल्जर, अगर इज़राइल का कोई भी यहाँ पर सोल्जर है, अगर वो पकड़ा जा सकता है तो उसको अपनी जान बचाने के लिए सामने चाहे कोई भी हो उन सबको मार देना है। तो ये डॉक्ट्रिन है इज़राइल की तरफ से। क्या ये कहीं पे ऑफिशियली है? नहीं, ये कहीं पे भी आपको ऑफिशियली नहीं मिलेगी। हाँ, इसकी चर्चा ज़रूर होती है। ये जो डाटा और जो हैनिबल अभी डायरेक्टिव आप देख रहे हैं, ये भी अभी जस्ट एक जो यहाँ पर रिसर्च ग्रुप था उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि शायद ऐसा कुछ लगातार जो है इज़राइल अभी भी कर रहा है। हैनिबल नाम कहाँ से आया? देखिए, ये क्या होता है कि 18वीं सदी के पहले, जो कि लगभग 181 CE की हम बात कर रहे हैं, तो उससे पहले अगर हम जाएंगे, फ़िलहाल हम कौन सी सेंचुरी में? 21st सेंचुरी में। तो अगर हम ईशा के पूर्व जाते हैं, यानी कि 1st सेंचुरी जो थी, जब जो जीसस क्राइस्ट थे उनका जन्म हुआ था, तो उससे पहले अगर आप जाएंगे तो 181 साल पहले जाने पर समझ में आता है कि इज़राइल के एक सोल्जर होते थे, ऑफिसर होते थे, जिन्होंने रोमन्स के साथ में लड़ाई करते हुए उनके पास अपने आप को कैप्चर करवाने से, पकड़वाने से बेहतर अपने आप की जान देना समझा। माना ऐसे जा रहा है कि शायद उन्हीं के नाम से ये जो हैनिबल है ये निकल कर आई है। खैर, ये क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी नहीं है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। कहता है मेगा डैम प्रोटेस्ट इन अरुणाचल। अरुणाचल के अंदर एक डैम बनाया जा रहा है, उसी डैम के प्रति बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब किसी भी चीज़ के प्रति प्रोटेस्ट होता क्यों? सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे हमारे लिए आर्टिकल इम्पोर्टेंट ही क्यों हो जाता है। देखिए, इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है एक तो GS पेपर 1 के अंदर भी क्यों हो जाता है, क्योंकि जोग्राफिकली मैप के थ्रू भी हम देखेंगे कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, क्या काम करवाया जा रहा है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 में, 3 के अंदर, क्योंकि कोई चीज़ अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो एनवायरनमेंट के साथ में कुछ ना कुछ खिलवाड़ होगा, क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन GS पेपर 3 के अंदर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। तो इस तरीके से 3-4 पेपर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए ज़रा आराम से समझेंगे, और प्रीलिम्स में तो इम्पोर्टेंट है ही। खैर, देखिए, प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट होने का फिर से मैंने आप लोगों के लिए सवाल जो था वो लाया था कि कोई भी लोग अगर किसी चीज़ के प्रति अपनी गुस्सा, नाराज़गी दिखाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता होगा। क्या कारण है यहाँ पे? कारण ये है कि लोगों को लग रहा है कि ये जो नया डैम बनाया जा रहा है सांग रिवर के ऊपर, वो एक्चुअली के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव के लोग होंगे, 300 से ज़्यादा गांव, जिनको वहाँ अगर वो डैम बनता है तो उसके अंदर वो सबमर्ज हो जाएंगे, यानी कि उसके अंदर डूब जाएंगे। अब 300 गांव के लोगों को अपने अपने घरों को छोड़कर जाना होगा।
पहला कारण प्रोटेस्ट का। दूसरा कारण अगर मैं बताऊं तो अगेन कुछ जो एंटी यहाँ पर डैम ग्रुप बने हुए हैं, मेनली 3 ग्रुप हैं, जिसमें सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम है, इसके अलावा दिबांग रेसिस्टेंस एंड नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स है, जो कह रहे हैं कि इसकी वजह से काफ़ी सारे पेड़ को भी काटना पड़ेगा और जो यहाँ की इकोलॉजी है उसको भी एक्चुअली के अंदर में नुकसान होगा, खास करके जिस रिवर पे बन रहा है। तो किस रिवर पे बन रहा है, ये आप लोगों ने देखा सियांग रिवर। तो ये सियांग रिवर का एक्चुअली के अंदर में अगर मैं आपको बताऊं तो इतिहास क्या है, चलिए ज़रा इसको समझते हैं। सियांग रिवर जो है वो काफ़ी बड़ी एक नदी है। ये एक्चुअली में जो माउंट कैलाश है, यानी कि पर्वत कैलाश जो है वहाँ से निकलती है। उसमें से हम देखेंगे फिर ये लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी को पार करते हुए आती है बगवा बारचुआ के ऊपर में। यहाँ से जैसे ही ये एंटर करती है तो पहले अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहाँ पर ये जानी जाती है सियांग के नाम से, और फिर असम के अंदर जब ये एंटर कर जाती है तो वहाँ पर हम देखते हैं इसका नाम ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में, और ब्रह्मपुत्रा के नाम से फिर जाने जाती है आगे। इसी के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बनाने की बात की जा रही है। क्या इस पे पहले कोई डैम नहीं था? ऐसा नहीं है, इसके ऊपर पहले भी 2 डैम हैं। अब ये तीसरा डैम हो रहा है। पहला जो 2 डैम है उसमें से एक डैम है जो कि सुपर डैम है, जो कि होगा यहाँ पे लगभग 1000 मेगावाट का। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पर डैम बनाया गया है वो भी काफ़ी बड़ा है। इस डैम का काम क्या होगा? इसका काम होगा यहाँ पर हाइड्रा पावर को निकालना, यानी कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, उसके करंट का इस्तेमाल करना। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए ये इस्तेमाल होगा, सस्ता पड़ेगा। कोयले से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है तो ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके बाद में जो हमारी बर्फ़ वगैरह ग्लेशियर वगैरह है वो जल्दी जल्दी पिघलेंगे। वो पिघलेंगे तो सी का लेवल जो है वो राइज़ होगा, बढ़ेगा, और जो लैंड है यानी कि ज़मीन जो है वो सी के अंदर डूबनी शुरू हो जाएगी। ऐसा पहले भी हुआ है, आगे भी हो सकता है, तो इसलिए हम उतना नुकसान नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो डैम बनाया जा रहा है वो लगभग 60,000 मेगावाट का, दोनों डैम को एक साथ मिलाकर, जो पहले के डैम है उनको मिलाकर बनाने की बात हो रही है। खैर देखते हैं कि अभी के लिए बना या नहीं बना। फिलहाल इसमें ये सबसे लेटेस्ट बात यही है कि यूनियन पावर मिनिस्टर जो है मनोहर लाल खट्टर वो स्टेट के अंदर गए थे। तभी 2 ऐसे एक्टिविस्ट थे जिनको यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रोक लिया गया, क्योंकि वो यूनियन पावर मिनिस्टर के पास जाकर वो पब्लिक ऑर्डर इशू उन्होंने करवाया हुआ था और उसके अंदर वो अपना मेमोरेंडम दिखाना चाहते थे कि ये जो मल्टीपर्पज़ स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है अपर सियांग के अंदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट है, वो कितना ज़्यादा गलत है। चलिए अब ज़रा मैपिंग के नज़रिए से भी देख लेते हैं। तो हमें पता है कि हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो सबसे पहली स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम देख पाएंगे यहाँ पर असम को, उसके बाद दिखाई देता है मणिपुर, देन नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, और इधर हम त्रिपुरा को देखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसके अंदर ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट में से हम बात करें अपर सियांग, तो ये जो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं दबांग वैली के ऊपर, तो देखिए अपर सियांग है, फिर ईस्ट सियांग है, वेस्ट सियांग है, इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। लोअर दिबांग वैली है, अपर दिबांग वैली है, लोहित का एरिया यहाँ पर है। तो ये जो अपर सियांग है इसके अंदर ये जो डैम है वो सियांग रिवर के ऊपर ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल दोनों ही न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो दोनों में से नहीं, हम एक ही से इसको पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है डाइवोर्स मुस्लिम वुमन के राइट की, कि उनको जो एलिमनी मिलना चाहिए, यानी कि एक मुस्लिम महिला है और जब उसका तलाक हो जाता है तो उसको उसके बाद में तलाक से कुछ कंपनसेशन नहीं बोल सकते इसको, एक्चुअली में क्या बोल सकते हैं कि उसको हक मिलना चाहिए। उसका क्या हक होना चाहिए, क्योंकि एक जो वुमन है वो कोई भी काम नहीं करती है तो उसका खर्च जो है उसके हस्बैंड को ही उठाना चाहिए। अब यूजुअली CRPC के अंदर अगर हम देखें तो यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो उसके अंदर अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सेक्शन 125 कहता है कि कोई भी महिला, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, उनको एलिमनी का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या एक ही कानून हमारे पूरे के पूरे कंट्री पे रूल करता है? देखिए वैसे करते हैं। अब ये जो CRPC है इसको भी बदल के भारतीय जो BSS है उसमें चेंज कर दिया गया है संग्रहिता के अंदर। तो
अब आप मुझे ये बताइए कि आपने हिंदू पर्सनल लॉ या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ इनके बारे में सुना है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे ऊपर एक कानून होता है सबके ऊपर, लेकिन इसके अलावा हमारे बहुत सारे पर्सनल लॉज भी होते हैं जिसमें हमारी शादी किसके साथ कैसे होगी वैसे कुछ नियमों को लिखा गया है, ठीक है। अब यही एक ऐसा पर्सनल लॉ है जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग उनकी मैरिज होती है, इसी के अनुसार उनके नियम कानून सब कुछ इस कानून में लिखा हुआ है। और यही कानून बोलता है कि जब तक इबादत का पीरियड होता है, ट्रिपल तलाक से यहाँ पर किसी को डाइवोर्स दे दिया गया है और इबादत का जो पीरियड है उसमें पता चलता है कि तब तक जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी को पैसे देने के लिए यहाँ पर मजबूर होगा। इसके अलावा जैसे ही उसकी वाइफ किसी दूसरे इंसान से मैरिज कर लेती है, यानी कि मैरिज जो है उसकी हो जाती है, उस समय पे जो हस्बैंड है मुस्लिम हस्बैंड वो उसको जो एलुमनी है वो नहीं देगा, खर्चा नहीं देगा। तीसरी यहाँ पर स्टेटमेंट होती है कि अगर डाइवोर्स हो गया है तो मिनिमम उसको डाइवोर्स के 2 साल तक यहाँ पर क्या करना है, खर्चा देना होगा। एंड फोर्थ यहाँ पर चिल्ड्रन के लिए भी है, बच्चों के लिए भी पर्सनल लॉ बोलता है कि अगर बच्चे यहाँ पर पैदा है और 2 साल तक जब तक हो गए हैं तब तक उनको क्या होगा, खर्च मिलेगा पिता की तरफ से तलाक के बाद। लेकिन सीआरपीसी इस पर कुछ और बोलता है। सीआरपीसी का सेक्शन 125, क्योंकि यहाँ पर सेक्युलर है नेचर के अंदर, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर कौन इसको लेने के लिए आ रहा है, वो बताता है कि कोई भी वुमन अगर किसी मैन से यहाँ पर तलाक लेती है, तलाक उसको दिया जाता है, तो जब तक वो रीमैरिज नहीं करती है तब तक उसको आपका खर्च उसका देना पड़ेगा। अगर बच्चे हैं तो मुस्लिम लोग कहता है कि 2 साल, लेकिन सीआरपीसी कहता है कि जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते, यानी कि 18 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक आपको जो खर्च है वो देना पड़ेगा। ऐसा ये केस आया था जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से एक जो मुस्लिम मैन थे उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया कि जो मद्रास हाई कोर्ट था उन्होंने क्या बोल दिया, हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए आपको जो कंपनसेशन है वो अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। वो इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि डबल जो बेंच था वो बैठा हुआ था, जिसमें से एक जो हमारे जस्टिस थे, जज थे, वो थे बीवी नगरत्ना और दूसरे थे ऑगस्टाइन जॉर्ज माशिश। दोनों ने ही ये स्टेटमेंट दी है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि बेशक आपका पर्सनल लॉ हो, लेकिन आपको सेक्युलर स्टेटस के रहते हुए, क्योंकि इंडिया जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म में भरोसा रखता है, हमें कोई भी ऐसा हम किसी भी एक धर्म को जो है फेवर नहीं कर सकते हैं, तो उस लिहाज से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो राइट है एलुमनी का वो वाइफ को देना ही होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के अंदर। मोस्टली एनवायरनमेंट में भी जो ये है इम्पोर्टेंट हो जाता है कंजर्वेशन के अंदर। तो कंजर्वेशन किसका करना, चलिए समझते हैं। न्यूज़ जो है वो बता रही है कि कैसे इंडिया का जो स्टार टोर्टोइस है, स्टार आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम स्टार कछुआ क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी बॉडी का जो पैटर्न है वो बहुत सारे स्टार्स को हमें दिखा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। उनको मलेशिया के अंदर यहाँ पर जो रेड की गई है, रेस्क्यू किया गया है, इनको बचाया गया है, क्योंकि मलेशिया में इनको क्या किया जा रहा था, इलीगली तौर पर लेकर जाया जा रहा था। अब ये 200 ऐसे टॉर्टोइसेस हम देख पाते हैं जिनको स्मगल किया जा रहा था। निंजा टर्टल गैंग के नाम से वो लोग थे जिनको पकड़ा गया है। खैर ये कहानी क्या है वो तो अब हमने समझ लिया है, लेकिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए वो ज़रा समझते हुए चलते हैं। मोस्टली ये इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। क्यों प्रीलिम्स के लिए? क्योंकि प्रीलिम्स में मोस्टली आपसे क्या पूछा जाता है, ऐसे ही जो स्पीशीज़ है उनके बारे में, उनके रिगार्डिंग पूछा जाता है। और क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, इसका नेचुरल हैबिटेट ही इंडिया है, तो इसी वजह से हमें एटलीस्ट कुछ फैक्ट इसके बारे में पता होने चाहिए। जैसे कि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है जियोचिलोनॉन। तो जियोचिलोनॉन इसको बोला जाता है। ये मोस्टली इलीगल ट्रेड वगैरह इनका ज़्यादा होता है, वैसे ही इनकी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी में कमी आ रही है, ये जहाँ रहते थे इनका हैबिटेट कम हो रहा है, वैसे ही इनकी पॉपुलेशन इंडिया में ही कम हो रही है जनसंख्या, और ऊपर से ये स्मगलिंग भी। तो ये इनके कुछ प्रॉब्लमेटिक कारण हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर इसके हैबिटेट की बात करें
कि ये रहता कहाँ पे है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया के अंदर ही ये ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में भी हम देखेंगे कि सेंट्रल एंड जो सदर्न इंडिया का भाग है वहाँ पर इन कछुओं को ज़्यादा देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, अब नॉर्मली कोस्ट का पार्ट वहीं पे है, ये एम्फीबियंस होते हैं तो इनको वहीं पे रहना होता है। एक तो ये वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत ये वेस्ट पाकिस्तान और कुछ भाग जो श्रीलंका के हैं उसमें भी पाए जाते हैं। इनको टिपिकली जो ड्राई एरिया होते हैं वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद होता है। तो इनको ड्राई एरिया चाहिए, ऊपर से ओपन हैबिटेट चाहिए, रहने की जगह खुली होनी चाहिए। ऐसे इनको बिल्कुल भी बंद एक तरीके से रहना पसंद नहीं है। दूसरा देखते हैं इनके लिए थ्रेट। तो पहला थ्रेट या इनका जो खतरा था वो तो ऑलरेडी हम लोग समझ ही चुके हैं कि इनको स्मगल्ड किया जाता है, यानी कि एक स्मगलिंग एक प्रॉब्लम है। दूसरा देखेंगे कि इनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इनमें बीमारियां ज़्यादा दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ जल्दी हो जा रही है। और जो सबसे बड़ा दूसरा खतरा है वो है अगेन लॉस ऑफ हैबिटेट, यानी जो इनका रहने की जगह है वो कोई लोग क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर लेकर आ रहे हैं। इसी वजह से खेती करने के चक्कर में जहाँ पर पहले ये लोग रहते थे वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, जो कि मोस्टली सभी एनिमल्स के लिए यहाँ पर है। चलिए प्रोटेक्शन स्टेटस को हम देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल जो होते हैं प्रोटेक्शन से रिलेटेड उन्हीं के अंदर यूपीएससी जो है प्रीलिम्स के अंदर गड़बड़ करता है। तो प्रोटेक्शन स्टेटस 3 हमें तरीक़ों से पता होना चाहिए, कई बार मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। पहला होता है IUCN की रेड लिस्ट जो होती है। तो IUCN की रेड लिस्ट के अंदर इसको वनरेबल की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यानी कि एक्सटिंक्ट तो ये नहीं है, वनरेबल के आस पास में दिखाई देता है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी होती है? वो होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमने पूरे एक्ट को शेड्यूल्स में बांटा हुआ है कि कितनी किसी को कितना हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन देती हैं उसके हिसाब से बांटते हैं, और यहाँ पर इसको रखा गया है शेड्यूल 4 के अंदर। अगर हम थर्ड स्टेटस इसकी बात करें तो थर्ड होता है साइट्स का। साइट्स क्या होती है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पीशीज़, यानी आप इनका जो ट्रेड है वो कितना कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसमें हम देखेंगे कि इसको रखा गया है अपेंडिक्स नंबर 1 के अंदर। चलिए थोड़ा थोड़ा इन तीनों को भी देख लेते हैं, रिवीजन आप लोगों का जो है वो होता हुआ चलेगा। फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो टर्टल है ये एक्चुअली में, जैसे मैंने बोला कि कुछ भाग ऐसा है वेस्ट पाकिस्तान का जहाँ पर मिलता है, फिर दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर सदर्न साइड में ज़्यादा पाया जाता है। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्टिंक्ट इनके जेनेटिक क्लस्टर हैं, एक को आप देखेंगे थोड़ा सा लाइट कलर है, दूसरा जो है वो थोड़ा सा डार्क कलर में दिखाई देता है। नॉर्थ वेस्टर्न ये है जो लाइट कलर में है, साउथर्न जो ग्रुप है वो थोड़ा सा डार्क, इनका जो शेल का कलर होता है वो होता है। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा ट्रेडेड टर्टल है वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा इसका ट्रेड होता है और इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि इनका जो ट्रेड है वो कम से कम होना चाहिए, फिर भी इनका होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेड लिस्ट कैटेगरीज क्या क्या हैं। जो मैंने आपको वनरेबल बताया वो क्या होती है, जैसे कि रेड लिस्ट जो होती है ये IUCN की हम बात करें तो IUCN के अंदर जो कैटेगरी होती है उसमें अलग अलग कैटेगरी एक्सटिंक्ट है, यानी कि अब ये जानवर रहा ही नहीं है, उसके स्टेटस को बता रहा है बेसिकली कि वो कितना एक्सटिंक्ट होने के पास में है, वैसे इसको बताया जाता है। लीस्ट कंसर्न यानी कोई चिंता की बात नहीं है, इनकी जनसंख्या वगैरह सब कुछ सही से काम कर रही है, कोई टेंशन नहीं है। नियर थ्रेटन कि हाँ इनको खतरा है, खतरे के ये पास पहुंच गए हैं। वनरेबल, अब ये थ्रेटन में आ गए कि इनको खतरा है, वनरेबल होगा, उसके बाद इंडेंजर्ड होगा, देन क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा, उसके बाद एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होगा कि किसी जगह पे जू वगैरह में बचे हुए हैं लेकिन वाइल्ड के अंदर ख़त्म हो चुके हैं, और एक्सटिंक्ट तो आखिर में होता ही है। ये होती हैं पूरी की पूरी कैटेगरीज। एक और होता है डाटा डेफिशिएंसी, यानी कि डाटा ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते कि वो इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आता है। अब IUCN जो स्टेटस देगा उसी हिसाब से हम देखेंगे कि ये जो अदर हमने बात की है वो लोग इनको क्या करेंगे, इनको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। कोई भी स्पीशी अगर ख़त्म होने वाली है तो उसके संरक्षण के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, राइट, वही किया जाता है। तो इंडियन स्टार टोर्टोइस की जब बात करें हम तो ये जियोचरोना एलिगेंस इसका नाम है, साइज के अपेंडिक्स 1 में पाया जाता है। पॉपुलेशन लगातार
लगातार इनकी कम होती जा रही है। ट्रेड ये क्यों किया जाता है, इसको क्यों ट्रेड किया जाता है? एक तो इसको पेट ट्रेड बहुत रखना पसंद करते हैं, खूबसूरत बहुत दिखाई देता है, इसकी लाइफ स्पैन भी जो है वो काफ़ी है, अच्छी खासी है। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि इसको पेट की तरह रखना बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग। फिर इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन में इनको प्रेफर करना इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनका जो ये ऑर्नीमेंटल, इनका जो ये शेल है, इसको इसके शरीर से अलग करके एज अ ऑर्नामेंट, एज अ आभूषण की तरह पे या सजाने की वस्तु की तरह से इस्तेमाल जो है किया जाता है। अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। इसके अंदर 6 शेड्यूल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देते हैं। वाइल्ड के अंदर यानी जंगलों के अंदर जो पशु पक्षी रहते हैं उनको इसके अंदर प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसकी बात करें तो शेड्यूल 1 जो है वो इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रखता है। अभी मैंने IUCN का स्टेटस समझाया ना, इंडेंजर्ड कौन होगी, जो बहुत ज़्यादा खतरे में, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगी जो कि उससे भी ज़्यादा खतरे में, और इसके बाद तो एक्सटेंशन जो है वो ऑलरेडी आ चुका होगा। तो इसके अंदर इसको जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को रखा जाता है। शेड्यूल 2 में ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है जिनका ट्रेड नहीं किया जा सकता, यानी इनको हाई प्रोटेक्शन दी जाती है। शेड्यूल 3 और 4 जो कि ये जो टर्टल की हम बात कर रहे थे शेड्यूल 4 में रखा गया था, ये ऐसी मानी जाती है कि इंडेंजर्ड नहीं है। हमने देखा था ना कि इंडेंजर्ड नहीं है, इसको तो वनरेबल का स्टेटस मिला हुआ है। अगर इसकी पॉपुलेशन और कम होती है तब ये जाकर इंडेंजर्ड की जो कैटेगरी है उसमें आएगा। तो ये इंडेंजर्ड नहीं होते हैं तो इनको यहाँ पर शेड्यूल 3 और 4 में रखा जाता है। शेड्यूल 5 में यानी कि इन एनिमल्स को जो शिकार है नहीं किया जा सकता, इनका तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो, इनकी तो प्रोटेक्शन और ज़्यादा दी गई है। लेकिन शेड्यूल 5 के भी कुछ ऐसे ही एनिमल्स होते हैं जिनका आप शिकार नहीं कर सकते हो। शेड्यूल 6 के अंदर रखा जाता है ऐसे प्लांट्स को जिनको आप जो खेती है वो नहीं कर सकते हो। अब इसमें कैसे प्लांट्स आ सकते हैं, इसमें कैनबीज आ सकता है, यानी कि भांग जो होती है उनको रखा जाता है, और कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी कल्टीवेशन, जिनकी खेती नहीं की जा सकती है। तो ये सारे के सारे शेड्यूल हैं जो कि रखे गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो कि आया था 1972 के अंदर में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 में। इकोनॉमी के पेज से ही ये दोनों ही आर्टिकल हैं, ये भी और ये भी। चलिए समझते हैं आर्टिकल क्या बात कर रहे हैं। देखिए पहले तो आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया की जो रिफाइनरी है उन्होंने लगभग $10.5 बिलियन का फ़ायदा कराया है रशियन ऑयल की वजह से इंडिया को। कैसे हुआ है चलिए समझते हैं। हमें पता है रशिया की और यूक्रेन का जो है युद्ध हो रहा था, राइट 2022 में। इस युद्ध को बहुत सारे लोगों ने नापसंद किया, उनमें से USA जो था वो एक था, वो यूक्रेन के साइड में था, प्लस मोस्टली जो यूरोप था वो भी यूक्रेन के साइड में था। पर ये युद्ध हुआ क्यों था, जरा कोई बताएगा मुझे? क्योंकि यहाँ पर नाटो जो है यूक्रेन उसको ज्वाइन करना चाहता था। अब ये नाटो क्या है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर USA जो है वो इसको एज ए एडमिनिस्टर करता है, और बहुत सारी ऐसी कंट्री है। फिलहाल इसमें 30 कंट्रीज़ जो है वो हो चुकी हैं। सबसे लेटेस्ट जो है वो कौन थी, स्वीडन, जिसने मार्च 2024 के अंदर नाटो को ज्वाइन किया। यूक्रेन भी करना चाहता था, पर यूक्रेन को ऐसा क्या फ़ायदा मिल जाता कि उसको नाटो ज्वाइन करनी थी? इसके पीछे उसका फ़ायदा ये होता कि कल को अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता और यूक्रेन के पास अगर नाटो का स्टेटस है तो ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे के पूरे 30 के 30 जो कंट्री है उनकी मिलिट्री एक साथ मिलके फिर रशिया से लड़ती। अब रशिया को ये क्यों मंजूर होगा कि नाटो जो है बिल्कुल उसके बॉर्डर के पास बिठा दी गई है, यहाँ पर रशिया यहाँ पर यूक्रेन है, नहीं मंजूर होगा उनको। इसी वजह से उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। अब बेशक जिन लोगों के पास में यूक्रेन एज अ मेंबर बनने जा रहा था वो लोग तो उसके हितैषी होंगे ही। खैर अपनी अपनी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम देखते हैं कि सबकी साइड्स होती हैं। इंडिया की काफ़ी न्यूट्रल साइड थी। इंडिया ने बोला था कि देखिए आज का समय जो है वो युद्ध का समय है ही नहीं। फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो 2 दिन के दौरे पर गए हुए थे रशिया के अंदर। उनको रशिया का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है उससे भी नवाजा गया है यहाँ पर। और अब हम समझते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ है उसी से रिलेटेड, क्योंकि न्यूज़ थी तो हमें पता चला कि इंडिया के जो रिफाइनर्स हैं, हमारी जो रिफाइनरी है, उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर तो अब तेल खरीदना बंद कर दिया इन्होंने, और रशिया के पास जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस का रिज़र्व है, ऑयल के रिज़र्व है रशिया में। तो क्योंकि यूरोप अब तेल नहीं खरीद रहा है तो हम देखते हैं कि रशिया ने डिस्काउंट के ऊपर, यानी कि जो तेल कभी एक बैरल पड़ता था यहाँ पर 120-130 डॉलर का, उसको कम करके 90-80 का कर दिया गया। एक बैरल क्या होता है, जिसके अंदर यहाँ पर 100 kgs ऑफ ऑयल आ जाता है।
तो ये था। अब ये डिस्काउंटेड ऑयल इंडिया ने बहुत मात्रा में ख़रीदा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, इतना मात्रा में ख़रीदा कि हमने हमारा जो ट्रेड था वो 20 बिलियन तक का यहाँ पर बढ़ा दिया। सॉरी, बिलियन नहीं, मिलियन तक का। तो 20 मिलियन तक का हमारा जो ट्रेड था वो बढ़ गया 2023-2024 के अंदर। और यही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने जो ट्रेड है वो किया है, उस वजह से अगर हम डिस्काउंट पे इस तेल को ना खरीदते तो हमारा जो खर्चा आता वो आता लगभग 10.5 बिलियन और ज़्यादा का। अब जितना आया उससे 10.5 बिलियन हमने कम किया। 10 यानी डॉलर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 10 बिलियन की बात हो रही है। 1000 करोड़ जो है हमने पैसे बचा लिए हैं, रुपए बचा लिए हैं। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर आर्टिकल के साथ में कह रही है कि यूपी के अंदर जो हाइब्रिड की यहाँ पर कार्स वगैरह होती हैं उनको कम कर दिया गया, उनके ऊपर जो फ़ीस लगती थी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसको घटा दिया गया, बिल्कुल माफ़ी कर दिया, 100% माफ़ कर दिया गया। रीज़न क्या है देखिए, अब इसका रीज़न यही है कि हाइब्रिड जो यहाँ पर कारें होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर 2 से 2.5 लाख का अलग से खर्चा आता है। अब अगर कोई भी इंसान एक कार खरीदना चाहता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो रजिस्ट्रेशन में उसको वो 2 लाख रुपए महंगी पड़ेगी। वो अगर डीजल या पेट्रोल की यहाँ पर गाड़ी लेगा तो उसको 2 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर वो हाइब्रिड यहाँ पर कार लेगा तो उसको क्या होगा, 2 से 2.5 लाख रुपए कम देने पड़ेंगे। ऐसा क्यों करेगी कोई भी सरकार, सोचिए। इसका रीज़न है ग्रीन मोबिलिटी, यानी कि हम एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं। पर एनवायरनमेंट को तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बचाएगा, उससे तो पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल ही नहीं होता है, पेट्रोल नहीं निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, तो फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी तो यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल हो रहा है ना, ये भी तो एक पॉइंट है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं वो 1 किलोमीटर के अंदर हम देखते हैं काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है, इसी से हम अपना अंदाज़ा लगाएंगे कि क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाइब्रिड यहाँ पर जो कारें हैं उनको खरीदें। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो रिसेंटली लगभग 158 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है 1 किलोमीटर के ऊपर। फिर अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल यहाँ पर 201 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकालता है पर किलोमीटर, डीजल निकालता है लगभग 176 ग्राम पर किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया है यहाँ पर। अब हम देखेंगे हाइब्रिड का। हाइब्रिड कितना छोड़ रहा है, हाइब्रिड छोड़ रहा है 133 ग्राम पर किलोमीटर। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम हाइब्रिड में लग रही है, क्योंकि आप उसको एक तो आराम से चार्ज कर सकते हो, इंडिया में वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। दूसरा, आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो 10% का रोड वगैरह टैक्सेस वगैरह होते थे, वैसे ही अलग अलग करके यूपी की गवर्नमेंट और जो कुछ और गवर्नमेंट है जैसे तमिलनाडु, उन्होंने भी इसको कम किया है ताकि हमारा जो ग्रीनरी को लेकर यहाँ पर प्रोजेक्ट है उसको हम क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। अब अगर इसमें बात की जाए 10% के रोड टैक्स को भी घटा दिया गया है, तो आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जो कि बात कर रहा है व्हाई इज़ इंडिया ड्रिलिंग ए 6 किलोमीटर डीप हॉल इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर कोन्या नाम की एक जगह है जहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक होल को, एक गड्ढे को यहाँ पर खोदा जा रहा है। अब ये जो गड्ढा है ये लगभग 6 किलोमीटर तक की गहराई का होगा। क्यों किया जा रहा है ऐसा, आप लोग सोचिए ज़रा, ऐसा क्यों किया जा रहा होगा। हम मोस्टली धरती के नीचे जाकर क्या समझना चाहते हैं। देखिए, जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसको आप जीएस पेपर 1 के हिसाब से यहाँ पर समझ सकते हैं। जीएस पेपर 1 में आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी होती है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम अर्थक्वेक को पढ़ते हैं, भूकंप को पढ़ते हैं। ये जो कोन्या नाम की जगह है महाराष्ट्र में, यहाँ पर एक डैम बना था 1982 के समय में। उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत फ्रिक्वेंटली जो है अर्थक्वेक आते हुए दिखाई देते हैं। अब अर्थक्वेक जो होते हैं ये इतने ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, इतने ज़्यादा इनको जो है नहीं पता लगाया जा सकता। बारिश होने वाली, आपको 2 से 4 दिन पहले ही बता देंगे कि आपको उस दिन में बारिश होगी, बल्कि हफ्ते 10 दिन पहले भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है वो बता सकता है। सुनामी आने वाली है उसको भी कुछ घंटों पहले बताया जा सकता है, या कोई और ऐसे डिजास्टर घटना जो होने वाली है उसको हम 2-3 दिन पहले बता सकते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर जो भी हमारे प्रबंधन हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है, उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके काम पे लग जाते हैं। लेकिन भूकंप एक ऐसी
घटना है जिसको आप कुछ मिनटों पहले तक भी नहीं बता सकते हो। ये सडनली जो है अर्थ से निकलती है, वाइब्रेशन आती है, राइट। हमें पता है कि अर्थक्वेक कैसे आता है। मेंटल के अंदर अर्थ में एक हाइपो सेंटर होता है जहाँ से ये निकलता है। फिर यहाँ पर प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो सबसे पहले आकर टकराती हैं सरफेस से फिर बॉडी वेव्स निकलती हैं जो कि डिजास्टरस होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेकेंडरी वेव्स भी होती हैं, राइट। सेकेंडरी वेव्स इसी वजह से सेकेंडरी, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आ पाती हैं। ये ऊपर का जो हिस्सा होता है ये होता है एपिसेंटर, जहाँ से भूकंप निकला था, ज़मीन से निकला था, और सरफेस पे अगर आप उसी पॉइंट पे जाओगे तो उसको एपिसेंटर बोला जाएगा। अब इसको समझने के लिए ही यहाँ पर 6 किलोमीटर का डीप होल जो है वो महाराष्ट्र के अंदर किया जा रहा है, जो कि करवा रहा है बोर होल जियो फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, ताकि हम समझ पाए कि यहाँ पर जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, वो क्यों आ रहा है। थोड़ी बहुत जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल सके। तो आज तक और कितने ऐसे डीप होल किए गए हैं और ये 6 किलोमीटर का ही क्यों है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी अगर आप हाइट की बात करेंगे तो ये 8.9 किलोमीटर की लंबाई है। आज तक हमारी जो डीपेस्ट माइन है, जितनी सबसे बड़ी खदान जो यहाँ पर हमने बनाई है वो कितनी है, वो 3.9 किलोमीटर की है। उसके अलावा अगर बुर्ज खलीफा को देखेंगे तो ये 0.8 किलोमीटर का ही हाई है, 1 किलोमीटर का भी नहीं है। 10 किलोमीटर का एक ऐसा एस्ट्रॉइड था जो धरती पे आके टकराया था कभी, जिससे डायनासोर जो थे वो मर गए थे। सी लेवल में अगर हम बात करते हैं तो मरीना ट्रेंच, हमें पता है कि इस तरीके से ट्रेंच होती है गहरी गहरी, वो आज तक की सबसे ज़्यादा डीप पॉइंट होता था जो अर्थ के ऊपर हमने देखा। वैसे ही ओशंस में है तो ये कितनी है, 10.9 किलोमीटर तक की गहराई तक ये हमें लेके जाती है। फिर हम देखते हैं टाइटैनिक जो था वो भी यहाँ पर 3.8 किलोमीटर डीप के ऊपर सरफेस के अंदर हमें मिलता है। अब जो रशिया है उसने वर्ल्ड का सबसे गहरा जो ये होल है उसको खोदा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 12.226 यहाँ पर किलोमीटर है, यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगाइएगा, लगभग 12.25 किलोमीटर के आसपास ये है। इससे ज़्यादा वो नहीं खोद पाए। रीज़न क्या था, क्योंकि जितना आप गहराई में धरती के जाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, उतनी ही गर्मी होती जाएगी, क्योंकि अब इक्विपमेंट्स और ये सब फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। तो रशिया भी इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। ये वो आप जो है रशिया का जो बोरहोल है उसको देख सकते हैं कि कैसे लगभग 4000 मीटर पे जाने पर यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो जाती है, 7000 मीटर पे जाने पे वाटर हमें दिखाई देता है, और लास्ट पॉइंट कितना किया गया, 12,262 मीटर के आसपास 23 सेंटीमीटर तक की इसकी चौड़ाई भी दिखाई हमें देती है। खैर, अब कोन्या रीजन को आप देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे दक्कन प्रोविंस है जो कि वॉल्केनिक रिलेटेड है। ये पूरा का पूरा दक्कन का ट्रैप आप देख पाएंगे इधर। इस कोन्या के रीजन के अंदर में कृष्णा रिवर जो है वो अपना पानी देती है, भीमा रिवर भी इसके आसपास से ही गुजरती है।